एक बार में समझते चलो ना तो 3 दिन से ज़्यादा का ये चैप्टर नहीं है, 3 दिन से ज़्यादा का ये रिविजन करने वाला चैप्टर, क्योंकि बिना समझे ये याद नहीं हो। जैसे मैथ्स आप याद नहीं कर सकते वैसे ये चैप्टर्स आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आप बाद में पढ़ो ना, आपको शॉर्ट नोट्स अपना नहीं समझ में आएगा। और एग्जाम में बेटा वो स्टेटमेंट नहीं आता है, एग्जाम में आपको बुकिश लैंग्वेज आएगा। सब्जेक्टिव नहीं बेटा, मैं बोल रही हूँ ऑब्जेक्टिव में भी आपका स्ट्रेट वैसे ही क्वेश्चन आ जाता है जैसे आपके एनसीईआरटी के लाइंस लिखे हुए। और अगर वैसे शॉर्ट नोट्स टाइप में चाहिए तो बताओ, मैं वैसे नोट, मैं अपने जो नोट्स बनाती हूँ मैं वैसे ही बनाती हूँ। हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि हम लोग का भी क्या है, जो सब्जेक्टिव आंसर्स लिख रहे हैं वो सब तो हम लोग को लिखते हैं, हम लोग कितना 10 पन्ना 12 पन्ना का आंसर लिखते हैं, क्यों उतना 10 पन्ना 12 पन्ना याद होता है आंसर। तो जिस तरीके से मैं क्लास में पढ़ाती हूँ ना, ऐसा समझो मैं अपना रिविजन भी करती हूँ, ठीक है, उस तरीके से रिविजन करती हूँ। तो ऐसा नोट्स होगा सिर्फ 1 पन्ने का, और उसको लॉन्ग में हम लोग लिखेंगे 10 पन्ने। स्टार्ट करें, सब लोग आ गए कि कुछ लोग बाहर भी है? वो पूरा रिया ग्रुप को लोग नहीं आए हैं, चलेगा। अब स्टार्ट करें, ठीक है। एक बार कल जो पढ़े ना एक बार पूरा रिकैप कर लेते। चैप्टर का नाम था रेस्पिरेशन इन प्लांट, लेकिन ये क्या होता है रेस्पिरेशन, ये हम लोग बैक्टीरिया में भी वही देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद यूकेरियोट्स भी वही देखने वाले, एनिमल्स में भी वही देखने वाले, ठीक है। तो ये बेसिकली सिर्फ प्लांट्स के बारे में डिस्कशन नहीं है, ये इन जनरल हम लोग सारे एनिमल्स के बारे में, सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करने वाले। समझ में आया? फिर एक जगह बैठ जाओ, क्या देख रहे हो आप? फर्स्ट बेंच पे बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं। आजा फर्स्ट बेंच पे बैठ जाओ, आजा फर्स्ट बेंच में। फर्स्ट बेंच में मारती नहीं है, ये एक्रोसेंट्रिक, ये आप याद करो बेटा, एक्रोसेंट्रिक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, वही है। ये ना बताती कहाँ पढ़े हो, ये आप पढ़े हो चैप्टर नंबर 8 में, लास्ट में, क्रोमोसोम्स में, एल शेप, जे शेप, आई शेप, याद आया? ठीक है। तो रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक का मतलब, कैटाबॉलिक का मतलब बेटा, कैटाबॉलिक का मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है बेसिकली, रेस्पिरेशन में आप ऑक्सीजन की मदद से क्या करने वाले हो, CO2 और H2 में उसको कन्वर्ट करने वाले हो। किसको? किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को, किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ऑक्सीजन की मदद से क्या करोगे, CO2, वाटर और एनर्जी, इसमें आप क्या करने वाले हो, कन्वर्ट करने वाले हो। इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन करना। ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वैसा सब्सटेंस जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वैसा सब्सटेंस जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे ब्रीदिंग, अच्छा ये आप लोग मुझे बताओ, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। हाँ, ब्रीदिंग में क्या होता है, इनहेल क्या करते हैं हम लोग, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, और एक्सहेल क्या करते हैं, CO2 को। रेस्पिरेशन में भी सेम वही काम नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन CO2 बेटा यहाँ पर भी निकल रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी दे रहे हैं, अंदर समझते हैं, ठीक है। जैसे ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है ना, ब्रीदिंग का प्रोसेस है तो हमारे पास कुछ ऑर्गन्स है जो ये ब्रीदिंग के लिए है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। हमारे पास नोज है, फिर नेजल कैविटी है, इसके बाद ट्रैकिया है, फिर हमारे पास लंग्स है। तो क्या हमारे ऑक्सीजन का जरूरत सिर्फ लंग्स तक ही सीमित है? ठीक है। अब ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर सेल को चाहिए, हमारे बॉडी को हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो अब हर सेल में जो उस ऑक्सीजन की मदद से जो काम हो रहा है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। मतलब ब्रीदिंग से जो ऑक्सीजन आया ये अब हर सेल में जाएगा, हर सेल में जाएगा, और हर सेल में क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, और हर सेल फिर अपना बाई प्रोडक्ट क्या रिलीज करेगा, CO2 होगा, जो किसके पास वापस जाएगा, लंग्स के पास वापस जाएगा, और लंग्स से फिर वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब ब्रीदिंग बस एक मैकेनिज्म है ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए। फिर इस ऑक्सीजन का जरूरत हर सेल में, और हर सेल में क्या काम हो रहा है, रेस्पिरेशन का। हर सेल में क्या काम हो रहा है, रेस्पिरेशन का, और हर सेल अपना बाई प्रोडक्ट क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये इसको लंग्स को देगा, और लंग्स फिर इसको बाहर एक्सहेल कर देगा, ठीक है।
मतलब ये हमारा क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कह सकते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन हर सेल को चाहिए। हम लोग खाना खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी मिलता है। तो एनर्जी कैसे मिलता है? वो जो हम लोग खाना खा रहे हैं ना, उसी का ब्रेक डाउन करके एनर्जी बन रहा है, ठीक है। उसी का ब्रेक डाउन करके हम क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो जिस सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करके एनर्जी मिला है वो सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। आप लोग ना एक दिन के फास्टिंग में हो, एक दिन 2 दिन के फास्टिंग में हो, और आप लोगों को कमजोरी लग रहा है। क्यों कमजोरी लग रहा है? क्योंकि ये एनर्जी नहीं मिल पा रहा है, ये एनर्जी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे? सबसे पहले खाना नहीं खाते। अगर बहुत ज्यादा चक्कर वक्कर आ रहा है ना, तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज देते हैं। सबसे पहला चीज क्या मिलता है? ग्लूकोज दिया जाता है। तो जो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है। मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सबसे जल्दी होता है। हाँ, मतलब ये तुरंत तुरंत, मतलब ग्लूकोज पीने से इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी क्यों आ रहा है? क्योंकि ये तुरंत ब्रेक डाउन कर सकता है, ठीक है। बाकी हमारा जो फैट मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, या फिर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये सब भी क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये सब भी ब्रेक डाउन करके क्या देगा? एनर्जी देगा। समझ में आ गया? बस कल के क्लास को थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे, ये सब हम लोग कल बता चुके थे। कंबशन और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है? हाँ, रेस्पिरेशन और कंबशन। कंबशन बर्निंग भी कह सकते हैं इसको, एक नॉर्मल भाषा में बर्निंग। तो बर्निंग में भी आपको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही आपका बर्निंग का प्रोसेस भी होता है। और क्या रिलीज करता है एज अ बाय प्रोडक्ट? CO2, वाटर और भर भर के एनर्जी। रेस्पिरेशन में क्या होता है? इसमें भी आपका एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। कंबशन ही करोगे तो बेटा किसी सबस्ट्रेट का ही करोगे, है ना। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है आपके पास, इसको भी क्या करें? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करें। ब्रेक डाउन किस में होगा? ये भी एनर्जी। ये प्रोसेस सेम है। ये प्रोसेस क्या है? अल्टीमेट ब्रेकडाउन आपका इसी में होने वाला है। लेकिन रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या डिफरेंस है? ये आपका एक स्टेप का प्रोसेस है, ये आपका क्या है? सिंगल स्टेप का प्रोसेस है। और ये आपका क्या है? ये आपका मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या जरूरत पड़ता है? इसमें एंजाइम्स का जरूरत पड़ता है, और इसमें एंजाइम्स का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन। ये हमारा क्या है? स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये हमारा स्टेप वाइज, ये एक सिंगल स्टेप। एनर्जी रिलीज इसमें भी करेगा, एनर्जी इसमें भी रिलीज कर रहा है, लग ही रहा था, कोई नहीं। एनर्जी रिलीज इसमें भी करते हैं, और एनर्जी रिलीज इसमें भी करेगा, एनर्जी रिलीज इसमें भी करेगा, ठीक है। लेकिन क्या अंतर हो जाता है कि इसका जो एनर्जी रिलीज किया ना, ये वेस्ट हो गया, ये वेस्ट हुआ एज हीट। लेकिन इसमें जो एनर्जी रिलीज किया, इसको हम लोग वेस्ट नहीं होने देते, इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर देते? ATP में और NADPH में। या तो NADPH प्लस H लिखो या NADPH2 लिखो, ठीक है। बात सेम, सॉरी, समझ में आ गया? रेस्पिरेशन और कंबशन में डिफरेंस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और ये हमारा नॉन बायोलॉजिकल भी होता है। समझ में आ गया? ग्लूकोज हमारा क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ठीक है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? हाँ, प्लस एनर्जी, ठीक है। और ये हमारा, हम लोग क्या बात की, ये हमारा एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या होता है? ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड। क्या बनता है? ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड, और फिर ये पायरुविक एसिड बाकी आगे चल के क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। समझ में आ गया? हम लोग यही प्रोसेस देखने वाले हैं,
कल हम लोग ये पढ़ चुके हैं। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इसका एक और नाम था ईएमपी पाथवे। साइंटिस्ट का नाम एम्बेडेन मेयरहोफ पार्नेस। ठीक है, ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस है, ये हमारा ईएमपी पाथवे। होता कहां पर ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस? हर सेल में होता है, चाहे वो फोटोसिंथेटिक सेल हो, चाहे वो नॉन फोटोसिंथेटिक सेल हो, चाहे वो कोई बैक्टीरिया का सेल हो, चाहे वो कोई यूनिसेल्युलर हो, कोई मल्टी सेल्युलर हो, हर सेल में हमारा कौन सा प्रोसेस होगा? हाँ, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस सब में होगा। एवरी सेल विदाउट एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं। और हर सेल में ये कहां पर हो रहा है ये प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में। हर सेल में होने का ये भी मतलब है कि चाहे वो एरोबिक बैक्टीरिया हो या फिर वो एनारोबिक हो, मतलब सब में हो रहा है। ठीक है, एरोबिक या फिर एनारोबिक, ये प्रोसेस सब में होगा। ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं। कहां पर हो रहा है ये प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। फिर हमारा क्या बना? पायरुविक एसिड बना। अब ये पायरुविक एसिड सेल को जैसा जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ये पायरुविक एसिड आगे जाके टूटता है। ठीक है, बस थोड़ा ये बता देती हूँ, फिर से हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पर ही आने वाले। पायरुविक एसिड थोड़ा आप लोग क्लास 10 में याद कर सकते हो, ऐसे करके चार्ट दिया हुआ था, इधर ये दिया हुआ था, ग्लूकोज था। ठीक है, ग्लूकोज यहाँ पे लिखा है ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है साइटोप्लाज्म, कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। फिर इसका क्या है? 3 फेट है, मतलब 3 तरीके से अब इसका फर्दर ब्रेकडाउन हो सकता है। क्या क्या तरीका है? एक है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड किस में बन रहा है? हमारे मसल्स में। ये एग्जांपल दिया हुआ था, मसल्स में बन रहा है एनारोबिक कंडीशन में, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। एक क्या है? ईस्ट में बन रहा है, ये भी हमारा एनारोबिक है। ये क्या बना रहा है? ईस्ट क्या बना रहा है? इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, और साथ में ये CO2 भी रिलीज कर रहा है। और तीसरा था हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक कंडीशन में। ये क्या बनाएगा? ये काम हो रहा है। यही पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है, पूरा चैप्टर बस यही है। ठीक है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस। पायरुविक एसिड फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर किया, ये हमारा सिर्फ एरोबिक का काम है। माइटोकॉन्ड्रिया में फिर ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? प्रोसेस का नाम क्या? अच्छा कोई नहीं, प्रोसेस का नाम है क्रेब्स साइकिल। प्रोसेस का नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल। ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। इसका एक और नाम है TCA साइकिल या CAC। ठीक है, CAC का फुल फॉर्म है साइट्रिक एसिड साइकिल, TCA का फुल फॉर्म है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और क्रेब्स साइकिल वो साइंटिस्ट के नाम पे गया है, हैंस क्रेब। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। हाँ, बाकी ईस्ट में और मसल सेल्स में कहां पर हो रहा है ये पूरा प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में कंटिन्यू हो रहा है। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो, फिर यहां से वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चला गया। अगर ये प्रोसेस आ रहा है तो ये किसमें हो रहा है? साइटोप्लाज्म में कंटिन्यू हो रहा है। कोई दिक्कत? पूरा चैप्टर का ओवरव्यू यही है, यही चैप्टर पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, अब आते हैं ग्लाइकोलाइसिस पे, देखते हैं कितना लोग को याद हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ठीक है, एक चीज और दिया हुआ है, जैसे हम लोग वो चैप्टर भी जब पढ़े ना C3 साइकिल, तो उसमें लास्ट में था ट्रायोज फॉस्फेट के बाद वहां से रिलीज कर रहा है क्या? सुक्रोज या फिर पॉलीसैचराइड, ग्लूकोज भी रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा जान लो। सुक्रोज एक एंजाइम है इन्वर्टेज, किसमें कन्वर्ट होगा? ये एक डाइसैचराइड है। ये कैसा है? डाइसैचराइड। ये किसमें कन्वर्ट होगा? 2 मोनोसैचराइड में। ये आप लोग बताओगे किसमें टूटता है?
सुक्रोज किस में टूटता है? हाँ, फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है। ठीक है, फ्रुक्टोज भी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में एंटर कर सकता है, ग्लूकोज भी ग्लाइकोलाइटिक साइकिल में एंटर कर सकता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। क्या बनाया ये? कॉपी किताब बंद कर। अच्छा, 2-3 चीज जो अभी तक नहीं बताई हूँ। ग्लाइकोलाइसिस का बेटा एक 10 स्टेप का प्रोसेस है। ठीक है, 10 स्टेप का प्रोसेस है, तो इसमें हमारा 10 एंजाइम्स भी यूज होगा। ये 10 स्टेप। चलो बंद करो, बंद करो। अच्छा, एक एक करके क्या पूछूं सबसे? ग्लूकोज। अच्छा ठीक है, ग्लूकोज से क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज का एक साइक्लिक रिंग याद करके आप लोग जाओ, क्योंकि उसका ना डायग्राम बताना ज्यादा इजी है। ये हमारा क्या है? साइक्लिक रिंग है। इस रिंग का नाम पायरन है। वेरी गुड, पायरन है। कितना कार्बन का होता है ये रिंग? 5 कार्बन का। वेरी गुड, 5 कार्बन का। अच्छा, दूसरा भी नहीं आता, नहीं 5 कार्बन का। छठा कार्बन कहाँ पे रहेगा? हाँ, इसके माथे पे रहेगा, CH2OH, ये इसके माथे पे रहेगा। ठीक है, ग्लूकोज से क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। 6 का मतलब है ये पोजीशन बता रहे हैं, तो कौन से कार्बन पे हम लोग फॉस्फेट लगा रहे हैं? बेटा यहाँ पोजीशन बता रहे हैं, मैं बताइए, पोजीशन बता रहे हैं। छठे कार्बन पे 6 है, नहीं 6 कार्बन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो हम लोग कहाँ पे लगा रहे हैं फॉस्फेट? छठे कार्बन पे। यही वाले हम लोग कहाँ पे लगाए फॉस्फेट? 6 कार्बन पे लगाए। ठीक है, समझ में आया? एंजाइम यहाँ पे बताओ, जहां पे फॉस्फेट, हाँ काइनेज एंजाइम यूज होता है। और ये फॉस्फेट मिलेगा कहाँ से हमें? हवा से नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा ये फॉस्फेट? किसके पास फॉस्फेट है जो हमें फॉस्फेट दे सकता है? एटीपी लॉस करेगा। चलो ठीक है, ऐसे बोलो कि एटीपी के पास 3 फॉस्फेट है, तो ये अपना 1 फॉस्फेट दे सकता है। ठीक है, तो ये फिर क्या बन जाएगा? 2 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल, तो एडीपी। तो यहां पर एटीपी अपना 1 फॉस्फेट दिया और किस में कन्वर्ट हो गया? एडीपी में। और ये फॉस्फेट यहां पर आके जुड़ गया। समझ में आ गया? पहले ग्लूकोज था, ग्लूकोज में 1 फॉस्फेट जुड़ गया, वो क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का हम लोग आइसोमर तैयार करते हैं। हाँ, तो ये सिंपल हमारा क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये हमारा सिंपल क्या हो गया? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम क्या यूज होगा? अच्छा, एंजाइम भी बताते चलोगे। यहां पे एंजाइम क्या है? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज। यहां पे एंजाइम क्या है? बस आइसोमर बना रहे, मतलब आइसोमरेज। आइसोमरेज। आइसोमर बनाने के पीछे का क्या रीजन है? ये हमारा पायरेनोज रिंग है। फ्रुक्टोज में कैसा रिंग होता है? फ्यूनरोज रिंग होता है। ये हमारा कैसा रिंग है? फ्यूनरोज। आपको वहां पे दिखता है साइड से? वहां से दिक्कत नहीं है ना? कितना कार्बन करेंगे ये? 4। पहला और छठा कार्बन रहता है बेटा माथे पे। ठीक है, ये पहला कार्बन का पोजीशन है और ये 6 कार्बन का पोजीशन है। यहाँ पे CH2OH है और यहां पर भी क्या है? CH2OH है। ठीक है, लेकिन हमारा ये क्या बन रहा है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। मतलब 6 पोजीशन पे क्या है? फॉस्फेट का मॉलिक्यूल। 6 पोजीशन पे क्या है? फॉस्फेट का मॉलिक्यूल। अगर ये मॉलिक्यूल रहता तो हम लोग क्या कहीं और कार्बन आपको फ्री दिख रहा है कि आप फॉस्फेट ऐड कर सकते हो? ये रीजन था हम लोग क्या बना रहे हैं? हाँ, इसका आइसोमर बना रहे हैं ताकि हमें 1 कार्बन इधर माथे पे मिल जाए और 1 कार्बन इधर माथे पे मिल जाए। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, तो यहां से हम लोग इसको फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना सकते हैं।
फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। एक 6 कार्बन पे हमारा फॉस्फेट है, दूसरा फॉस्फेट कहाँ लगेगा? फर्स्ट कार्बन पे। ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये हमारे यहाँ पे क्या ऐड हो गया? फॉस्फेट ऐड हो गया। फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, तो यहाँ तो कोई दिक्कत। ये जो हमें फॉस्फेट मिला, तो ये फॉस्फेट भी कहाँ से मिलेगा? एटीपी से मिलेगा। एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ऊपर वाले से थोड़ा नाम मैच करता है, ठीक है। एंजाइम का नाम क्या है? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक 4 स्टेप। हाँ, ये बता रही, ज्यादा भी छोटा नहीं करूंगा। अच्छा, यहां तक फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, कितना कार्बन का मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहां से टूटेगा ये 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल। पहले आप लोग ये वर्ड जानो, फिर इसका फुल फॉर्म देखेंगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म याद करना ज्यादा आसान है। इधर गैप है, उधर क्या है? डाई हैप है, ठीक है। इधर गैप है, उधर क्या है? डाई हैप है। यहां पे हमारा बनता है ट्रायोज फॉस्फेट। यहां पे क्या बना? ट्रायोज फॉस्फेट। अब थोड़ा बायोमॉलिक्यूल्स याद करो। 3 कार्बन का क्या क्या था? ट्रायोज में 2 एग्जाम्पल याद किए थे। एक था एक यहाँ पे बनता है हमारा एल्डिहाइड, और यहाँ पे बनेगा कीटोन। दोनों एग्जाम्पल हम लोग उधर याद किए थे। ग्लिसरल्डिहाइड, देखो आप लोग इस नाम से फुल फॉर्म करना, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। और ये आपका क्या है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। कोई दिक्कत? यहां पे वही है कि आपका 3rd कार्बन पे पोजीशन है इसका, ठीक है। ये दोनों के एक दूसरे का आइसोमर भी है, ये दोनों के एक दूसरे का आइसोमर भी है, मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। एंजाइम क्या यूज होगा? ट्रायोज आइसोमरेज। यहां पे कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? एल्डोलेज। यहां पे एंजाइम है एल्डोलेज, यहां इसको कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम क्या है? ट्रायोज आइसोमरेज, ठीक है। मतलब ये चीज हमारे इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसके बाद 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरल्डिहाइड एक ग्लिसरिक एसिड है, एसिड है कि एल्डिहाइड है वो देख के बता लो। ग्लिसरेट है मतलब ग्लिसरिक एसिड है। जहां पे AT भी लगा हुआ है ना, इसका मतलब है कि वो आपका एसिड है, ठीक है। जैसे पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड, दोनों सेम है। ग्लिसरेट मतलब ग्लिसरेट एसिड, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में ना आप लोगों को 3 चीज पढ़ना है, ग्लाइकोलाइसिस, फिर पढ़ोगे क्रेब्स साइकिल, फिर पढ़ोगे ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बस। हाँ, फर्मेंटेशन वो तो आपका ग्लाइकोलाइसिस से बात करिए, वो बहुत टफ नहीं है, वो खाली 2 लाइन का है, ठीक है। खाली 2-3 एंजाइम उसके बारे में जानना है, बहुत टफ नहीं है ये चीज। हाँ, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। ये वाले प्रोसेस में हमारा क्या हो रहा है ना, नहीं, यहां पर हमारा NaDH2 बन रहा है। हमारा क्या बन रहा है? NaDH2। किससे बनेगा NaDH2? NAD+ से। जहां पे NaDH2 बन रहा है वहां पर हमारा कौन सा एंजाइम रहेगा? डिहाइड्रोजनेज एंजाइम रहेगा, ठीक है। डिहाइड्रोजनेज नाम इसी से हम लोग लिख सकते हैं, डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज। समझ में आया? अब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अब हटाएंगे, अब हटाने वाले हम लोग यहां से फॉस्फेट। तो अब यहां पे फर्स्ट कार्बन का फॉस्फेट हम लोग हटा देंगे, तो क्या बचेगा? 3 फॉस्फो
ग्लिसरिक एसिड, नाम जाना पहचाना लग रहा है, थोड़ा जाना पहचाना नाम लग रहा है, 3PGA। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या किए थे, फॉस्फेट दिए थे तो हम लोग एटीपी तोड़े थे, यहां पर क्या करें, एक फॉस्फेट इसको तोड़े, सबस्ट्रेट को तोड़े थे, और तो एडीपी का मॉलिक्यूल अब इस एक फॉस्फेट को एक्सेप्ट कर सकता है। पीआई लिखा मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पीआई लिखा था मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, एडीपी, एटीपी में, एटीपी में। हाँ, ये मैं लिख दूंगी, यहां से सारा स्टेप डबल चल रहा है। थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहां बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मतलब है कि थर्ड पोजीशन पे हमारा फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, हम लोग बस इसका पोजिशनल आइसोमर बना देंगे, मतलब थर्ड कार्बन की जगह अब इसको ले आएंगे हम लोग सेकेंड कार्बन पे, तो ये हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद हमारा बनता है फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट। क्या हमारा बना है यहाँ पे, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, और यहां पे हमारा पानी भी रिलीज किया। एंजाइम का नाम है यहाँ पे इनोलेज, एंजाइम का क्या नाम है, इनोलेज। यहां पर एंजाइम है म्यूटेज, क्योंकि बस हम लोग पोजिशन चेंज किए, बस पोजिशन चेंज किए हम लोग। यहां पर वही आपको काइनेज आ जाएगा, यहां पे एंजाइम काइनेज आ जाएगा। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में हमारे पास फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है ना, फॉस्फेट का मॉलिक्यूल। अब इसका हम लोग फॉस्फेट का मॉलिक्यूल हटाने वाले हैं, तो क्या होगा, फॉस्फेट फिर तोड़ेंगे यहाँ पे हम लोग, तो एडीपी से एटीपी बनेगा, एडीपी से एटीपी बनेगा, और हमारा बन जाएगा पाइरुवेट, पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड। समझ में आ गया, एटीपी का काम है, मतलब यहाँ पे हमारा काइनेज एंजाइम यूज होगा। ये हो गया हमारा 10 स्टेप का रिएक्शन। नंबरिंग कर देते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या हो गया 10। ठीक है, आप लोग बताओ एटीपी यूज कहाँ कहाँ पर हुआ, 1 और 3 में यूज हुआ है। बस एक चीज और बताना है बेटा, ध्यान दो, हमारा जो डाई हैप है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी हमारा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, गैप में। मतलब यहां से हमारा जितना भी रिएक्शन है ना वो इंटू 2 हो रहा है। ठीक है, मतलब समझो गैप भी ये काम कर रहा है और डाई हैप जो गैप बना रहा है वो भी यही काम कर रहा है। मतलब यहां से हमारा ये रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पाइरुवेट बनाता है, एक ग्लूकोज 2 पाइरुवेट बनाएगा। ठीक है, तो एटीपी यूज कहां कहां पर हुआ, 1 और 3 स्टेप में। एटीपी फॉर्म कहां पर हुआ, 5 में, 7 और 10 में, 7 और 10 में। NADH2 कहां पे फॉर्म किया, 6 में। ये याद रखोगे बेटा, ये याद रखोगे। ठीक है, ये याद रखोगे। कितने एटीपी यूज हुआ है, कितने एटीपी यूज हुआ है, 2 एटीपी यूज हुआ है। कितने एटीपी फॉर्म किया है, 4। देखो 2 जगह फॉर्म किया, 7 और 10 में, लेकिन यहां से सारा रिएक्शन कितना है, डबल डबल है। ठीक है, तो यहां से एटीपी फॉर्म कितना किया, 4। NADH2 कितना फॉर्म किया, NADH2 2, क्योंकि देखो 6 पे हमारा क्या हो रहा है, प्रोसेस डबल डबल चल रहा है। तो ये हमारा कितना फॉर्म किया, 2 फॉर्म किया। समझ में आया, तो टोटल एटीपी कितना बचा, 2 एटीपी बचा, और कितना NADH2 बचा, 2 NADH2 बचा। ठीक है, एक NADH 3 एटीपी होता है, वो अभी बताती हूँ, अभी वही बताने वाले थे। समझ में आ गया ये पूरा। अब थोड़ा आप लोग 10th याद करोगे, 10th अच्छे से पढ़े होगे तो हम लोग पढ़े थे एरोबिक रेस्पिरेशन। ये मैथ्स वाले ही बता सकते हैं क्योंकि वो लोग भी 10th पढ़े हैं बायो। और एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन
ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कल भी बताई हूँ कितना एटीपी बना टोटल, एक ग्लूकोज से कितना एटीपी बना, कल बताई हूँ 38 मॉलिक्यूल्स बनता है। वो ग्लूकोज वहां कुछ था ही नहीं, ग्लूकोज बन रहा है वहां पे, वहां साइट्रिक एसिड, सॉरी सिट्रिक एसिड नहीं, C3 साइकिल में, केल्विन साइकिल में 18 एटीपी यूज हो रहा है, बन नहीं रहा है वहां पे, एटीपी वहां यूज हो रहा है। एटीपी बना कहां पे, एटीपी बना था फॉस्फोराइलेशन में, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना एटीपी बना 38, अनएरोबिक में आप लोग बताओ 2 एटीपी। ये पढ़े थे कि अनएरोबिक में कितना एटीपी 2 एटीपी। ये 2 एटीपी कहां से आया, ये 2 एटीपी यही वाला है, 2 एटीपी कहां से है, जो एटीपी यहां बचा ना ग्लाइकोलाइसिस में, इसका ही बचा। यहां पे एक बार फिर लिखते ग्लाइकोलाइसिस कितना एटीपी रह गया, जो हम लोग नेट रिमेनिंग लिखेंगे। एटीपी कितना है 2, NADH2 ये भी 2 है, ठीक है। तो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसका जो 2 एटीपी, ये कौन सा एटीपी है, ग्लाइकोलाइसिस वाला, ठीक है। ये किसका NADP है, किसका एटीपी है, ग्लाइकोलाइसिस का। एक टॉपिक और छोटा सा बताऊंगी, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब, फॉस्फोराइलेशन मतलब बता चुकी हूँ। फॉस्फोराइलेशन मिशन ऑफ एटीपी, ये हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़े थे। फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ये हमारा फॉस्फोराइलेशन, ठीक है बेटा। अभी पेजेस मत फ्लिप करो, पेजेस मत फ्लिप करो। फॉस्फोराइलेशन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। फोटोसिंथेसिस चैप्टर में क्या पढ़े थे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं है। फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन। एक आप लोग पढ़ोगे सबस्ट्रेट लेवल, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और एक तीसरा टाइप है हमारा ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये आप लोग देखो, आपकी बुक में लास्ट में टॉपिक भी दिया था, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। क्रेब्स साइकिल के बाद होगा ये चीज, क्रेब्स साइकिल के बाद है बेटा, पीछे पीछे होगा, इसी में, इसी चैप्टर में पीछे, क्रेब्स साइकिल के बाद, क्रेब्स साइकिल के बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। समझ में आ गया। फोटोफॉस्फोराइलेशन कोई दिक्कत, फोटोसिंथेसिस में पढ़े, लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन, डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन किसी सबस्ट्रेट के मदद से, किसी सबस्ट्रेट के मदद से डायरेक्ट किसका फॉर्मेशन, एटीपी का फॉर्मेशन। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब ये होगा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, ये कहां पर होगा, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो भी आप बोले ना NADH2, और एक और है हमारा रिड्यूसिंग, ये हमारा क्या FADH2, ये दोनों NADH2 और FADH2, ये हमारा क्या करेगा, एटीपी का फॉर्मेशन। NADH2 3 एटीपी बनाएगा और FADH2 2 एटीपी बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होकर के एटीपी बन रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये कहाँ पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन, ठीक है। और फोटोफॉस्फोराइलेशन तो हाँ, लाइट के प्रेजेंस में आपका ये एटीपी बन रहा है। अब आप यहाँ पे देखो कि ग्लाइकोलाइसिस में आपका 2 एटीपी बना और 2 NADH2 बना। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब ये बेसिकली बैक्टीरिया का बात हो रहा है, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, ठीक है। बैक्टीरिया में क्या माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कुछ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, मतलब वो इसको यूज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो एनारोबिक में कितने एटीपी रह गया, 2 एटीपी। किसका है ये, ग्लाइकोलाइसिस का है। NADH2 भी बना, लेकिन ये इसको यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वो 3 एटीपी देता है। समझ में आया, समझ में आ गया। और एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी बना टोटल, 38 मॉलिक्यूल्स बना एटीपी का। ये कैसे बना वो भी बता देते हैं, यहीं पे बता दूं, मतलब वो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगा तो शायद पढ़ने में थोड़ा मजा आए। अभी एक प्रोसेस पढ़े हम लोग, ग्लाइकोलाइसिस।
ग्लाइकोलाइसिस, इसमें एटीपी कितना बना? एटीपी 2 एटीपी बना। NADH2 कितना बना? 2 बना। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग क्रेब्स साइकिल पे, और ये दोनों के बीच में एक प्रोसेस होता है, उसको हम लोग प्री क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। प्री क्रेब्स साइकिल में हमारा 2 NADH2 बनता है। ठीक है, 2 NADH2 बनता है। क्रेब्स साइकिल में हमारा 2 ATP बनता है, और 3 × 2 मतलब 6 कितना बनता है? NADH बनता है। और एक है हमारा FADH2, ये हमारा बनता है 2। अब कैलकुलेट कर लो इसको, कितना ATP हुआ? ये कितना हुआ? 4। ये कितना हुआ? 10 × 3 30, और ये 2 × 2 38 मॉलिक्यूल्स। आ समझ में? तो हमें देखना है कि इस प्री क्रेब्स साइकिल, ये प्री क्रेब्स साइकिल क्या है और ये क्रेब्स साइकिल क्या है, और ऐसे करके एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एनारोबिक में सिर्फ 2 एटीपी बना, वो ग्लाइकोलाइसिस वाले थे, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो सकता। ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस आया समझ में? ठीक। ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग एक और टर्म से जानते हैं, पार्शियल ब्रेकडाउन। पार्शियल ब्रेकडाउन या फिर पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज, कंप्लीट नहीं हो रहा है। कंप्लीट कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के होगा। क्या होगा? क्या कुछ गड़बड़ हो गया? ये 10 स्टेप आप लोग याद कर लो, अच्छा रहेगा। अब सोच लो सब्जेक्टिव एग्जाम देते तो क्या करते? तो ये याद करते बेटा, याद इस चीज को याद कर। देखो समझ में तो आ गया है ना, एक बार याद कर लोगे फिर उसको नहीं भूलोगे। अगर एग्जाम में थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तुरंत याद आ जाएगा। और जब ऊपर ऊपर से पढ़, जैसे मैथ्स कभी ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा जाता है। ये सब जो टॉपिक्स है ना, इसको आप जब तक अपने हाथ से नहीं लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा प्रोसेस? ग्लाइकोलाइसिस का 10 स्टेप का प्रोसेस है। 10 एंजाइम्स यूज हो रहा है। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे या फर्स्ट और थर्ड स्टेप पे हमारा एटीपी यूज हो रहा है। 7 और 10 पे एटीपी बन रहा है। हाँ, 7 और 10 पे जो एटीपी बन रहा है तो डायरेक्ट एटीपी बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोल दिए? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कौन से स्टेप पर हो रहा है? तो 7 और 10 पे, 7 और 10 पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि डायरेक्ट एटीपी बन रहा है। ठीक है, और यहाँ जो NADH2 बना, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के 3 एटीपी बनाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये जाके 3 एटीपी उधर बनाए। समझ में आ गया? ये प्रोसेस कहीं ऑक्सीजन यूज हो रहा है? नहीं हो रहा है, मतलब ये प्रोसेस एरोबिक में भी होगा और एनारोबिक में भी होगा। हाँ, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, हाँ इसमें कुछ स्टेप्स है जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, तो यार 1, 3 और 10 ये 3 स्टेप ना इरिवर्सिबल है, ये कहीं लिख लो। ठीक है, 1, 3, 10 ये 3 स्टेप आपका क्या है? इरिवर्सिबल है, और बाकी सारे स्टेप्स आपके क्या हो सकते हैं? रिवर्सिबल। तो आप एक डबल एरो दे सकते हो सब में। अच्छा सॉरी, 1, 3, 10 आपका इरिवर्सिबल। 1, 3 and 10। ठीक है, इसमें से 3 इरिवर्सिबल स्टेप है, वो कौन कौन से? 1, 3 और 10। ये जहां ग्लाइकोलाइसिस लिखे हो वहां पे ये चीज लिख सकते हो। क्लियर है? समझ में आ गया? हमारा ये वाला प्रोसेस हो गया। ग्लूकोज से हम लोग क्या बना लिए? पायरुविक एसिड। कितना मॉलिक्यूल बना? 2 मॉलिक्यूल। अब हम लोग आएंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन पे, मतलब फर्मेंटेशन पे, और हम लोग ये 2 प्रोसेस देखने वाले, फिर हम लोग आएंगे एरोबिक वाले पे। ठीक है, कैसे जा रहे चैप्टर में वो ध्यान दो। फर्मेंटेशन,
पता है यहाँ तक समझ में आया ना? आप लोग को आया समझ में या बोरिंग चैप्टर है ये वाला? फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन किस में हो रहा है, कैसे ऑर्गेनिज्म में हो रहा है फर्मेंटेशन का प्रोसेस? हाँ, प्रोकैरियोट्स में हो रहा है, मतलब ये बैक्टीरिया में हो रहा है और यूकैरियोट में भी हो रहा है। यूकैरियोट्स में भी हो रहा है। जनरली किसमें होते हैं? यूनिसेल्यूलर में, यूनिसेल्यूलर में, जिसका एग्जांपल क्या है? ईस्ट। इसका साइंटिफिक नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सैचरोमाइसिस, सैचरोमाइसिस स्पीशीज। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। बेटा क्या हो गया, ध्यान दो। फर्मेंटेशन में बेसिकली क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन आप बहुत एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिल पाते हैं, ऑक्सीजन बहुत एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिल पाता है। फर्मेंटेशन अब हम लोग देखेंगे दो टाइप का होता है। एक है हमारा, एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और एक दूसरा है हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एक है हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक क्या, अच्छा ठीक है। क्लास आप लोग और कम हो गया 1:45 तक। क्या हो गया, कुछ लोग कंप्लेन किए होंगे, मुझे नहीं पढ़ना होगा। हाँ क्या, नहीं 12th क्लास वहीं पर है। एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा क्या है हमारा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जनरली यूज किया जाता है ना बेकिंग इंडस्ट्री में, बेकिंग इंडस्ट्री में और ब्रूइंग इंडस्ट्री में। बता रहे बेकिंग इंडस्ट्री मतलब जहां पे आपका केक बन रहा है, जहां पे ब्रेड बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेकिंग इंडस्ट्री। वो इतना फ्लफी क्यों बनता है, इतना स्पॉन्जी क्यों बनता है, केक बन रहा है या ब्रेड इतना स्पॉन्जी क्यों बन रहा है? ईस्ट के कारण। ठीक है, ये क्या रिलीज कर रहा है, ये CO2 रिलीज कर रहा है, और वो जो गैप वगैरह रहता है ना वो इस CO2 के कारण है। ठीक है, वो इस CO2 के कारण वहां पे होल्स जैसा क्रिएट हो गया। ठीक है, होल जैसा क्यों क्रिएट हुआ, इस CO2 के कारण। इसके बाद इडली डोसा कैसे बन रहा है, फर्मेंट किया जाता है। इडली डोसा क्या किया जाता है, चावल और दाल को मिक्स करके उसको फर्मेंट किया जाता है, और उन्होंने बोलते हैं फिर रात भर उसको छोड़ देते ताकि उसमें खमीर उठे। तो खमीर क्या उठता है, ये CO2 रिलीज करता है। सुबह तक देखेंगे एकदम ऊपर तक हो गया, गिर भी रहा है, और एक बार उसको एक बार पूरा शेक कर देंगे तो थोड़ा बैठ जाएगा, ये CO2 रिलीज करता है वहां से। ऐसे बनता है इडली डोसा। जितना ज्यादा फर्मेंटेशन होगा उतना अच्छा बनेगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ यूज हो रहा है, बेकिंग इंडस्ट्री में, ब्रूइंग इंडस्ट्री। ब्रूइंग इंडस्ट्री मतलब जहां पे अल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा है, इथेनॉल बन रहा है, बेवरेजेस जहां बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रूइंग इंडस्ट्री, यहां पे यूज हो रहा है। कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज होता है, ईस्ट, सैचरोमाइसिस सर्वेसिस। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, पायरुवेट हमारा बन चुका है। पायरुवेट हमारा ग्लाइकोलाइसिस सब में होगा बेटा, तो यहां भी हमारा ग्लाइकोलाइसिस हुआ है, पायरुवेट बन चुका है। ठीक है, तो पायरुवेट में सबसे पहले होगा कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, सॉरी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इससे हम लोग क्या करेंगे, CO2 रिलीज करेंगे। यहां पर हुआ हमारा डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन में एंजाइम क्या होगा, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज। समझ में आया, एंजाइम क्या है, डी कार्बोक्सिलेज। प्रोसेस डी कार्बोक्सिलेशन पायरुवेट का हो रहा है। ठीक है, ये हमारा बनाएगा क्या, एसिटेल्डिहाइड,
एसिटाल्डिहाइड बनाया और डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, मतलब साथ में CO2 भी रिलीज किया। ठीक है, CO बेटा ये मैं लिखवाई हूँ, लिखा इधर इस तरफ लिखा हुआ, इसके पहले इधर लैक्टिक एसिड लिखे हुआ इससे पहले। देखो यही दिक्कत हो जाती है कि पहले आप लोग लिख कर आते हो फिर यहाँ समझते हो, तो आप लोग ना कॉपी से उस टाइम छाप रहे होते हैं। हाँ तो वही होता है कि पहले आप लोग लिख लेते हो ना, मतलब आप लोग बस नोट्स कॉपी करो। चलो ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, इधर हमारा एसिटाल्डिहाइड बना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एसिटाल्डिहाइड को कन्वर्ट करेंगे इथेनॉल में। कन्वर्ट करेंगे किसमें, इथेनॉल में। और यहां पर हमारा एंजाइम है इथेनॉल डिहाइड्रोजनेज। इथेनॉल डिहाइड्रोजनेज। अब याद करके बताओ, जहां डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है वहां पे क्या हो रहा है, वाटर, NaDH का कुछ हो रहा है, मतलब यहाँ पे NaDH कन्वर्ट हो रहा है किसमें, NAD+ में। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है तो हमारा NaDH यूज हो रहा है NAD+। ग्लाइकोलाइसिस में 2 NaDH बना था, वो यहाँ पर यूज हो जाएगा क्योंकि 2 पायरुविक एसिड है, 2 पायरुविक एसिड है तो हमारा दोनों NaDH इधर यूज हो जाएगा, क्या बनेगा, NAD+। बेटा एक चीज याद रखोगे कि ये जो प्रोसेस है ना, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, बिना रुकने वाला प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग क्या किए, NAD+ से क्या बना है, NADH बना, ये बना है हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में। फिर आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये NADH को हम लोग यूज करते हैं और क्या बना देते हैं, NAD+ बना देते, क्या यूज करके, NADH यूज करके। ये हुआ आपके फर्मेंटेशन में, ये हुआ फर्मेंटेशन में। ठीक है, और फिर जो ये NAD+ है वापस से ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करके फिर यही काम करेगा, ये फिर यही काम हो रहा है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये बिना रुकने वाला प्रोसेस है। समझ में आया, ये भी क्यों बताई हूं, अभी मैं बता रही हूं कि यहां जो NADH बना वो क्या करेगा, इसी का फर्मेंटेशन में यूज हुआ और क्या बना, NAD+ बना, ये फर्दर फिर ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करेगा और NADH बनाएगा, 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, NADH बनाएगा। यहां का समझ में आ गया कि इथेनॉल हमारा बन गया, पायरुवेट से इथेनॉल बन गया और साथ में CO2 भी रिलीज किया। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 भी रिलीज करता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस कौन कर रहा है, ये पूरा प्रोसेस फर्मेंटेशन में कर कौन रहा है, ईस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ईस्ट क्या कर रहा है, ईस्ट अपने बॉडी में इथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहा है। ईस्ट अपने बॉडी में क्या किया, इथेनॉल का प्रोडक्शन किया, ये इथेनॉल बनाया। लेकिन कब तक इथेनॉल बनाएगा, अब ये इथेनॉल बना के अपने बॉडी में स्टोर करके नहीं रखेगा, इसको ये अपने एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया, मतलब एक्सक्रीट आउट कर दिया। किसको, इथेनॉल को, जो इथेनॉल वो बनाया उसको क्या किया, एक्सक्रीट कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया कि इसके एनवायरनमेंट में इथेनॉल हो गया। ठीक है, यहां याद रखोगे कि 13% इथेनॉल जब हो जाता है ना, 13% इथेनॉल जब जमा हो जाता है, कौन बनाया इथेनॉल, ईस्ट ही बनाया। लेकिन जब ये 13% इथेनॉल इसके एनवायरनमेंट में हो जाता है, मतलब ये वापस से ग्लाइकोलाइसिस में एंटर नहीं कर पाते हैं, यहाँ वो फर्मेंटेशन तक ही रुक गया, ये वापस ग्लाइकोलाइसिस में एंटर नहीं कर पाते, जिसके कारण इस ईस्ट का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। हाँ, वो खुद को, मतलब खुद के एनवायरनमेंट को वो पॉइजनस कर दिया। 13% इथेनॉल के बाद ये फर्दर इसमें एंटर नहीं करेगा। देखो NAD+ बन रहा है लेकिन वो वापस से ग्लाइकोलाइसिस में एंटर नहीं कर पाया, तो 13% इथेनॉल के बाद ईस्ट का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। 13% इथेनॉल के बाद ईस्ट का डेथ हो जाता है। क्या हो गया, समझ में आया, समझ में आया। इसके बाद क्या है कि नेचुरली जो बेवरेजेस बनते हैं ना, जिसमें इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन है उसमें मैक्सिमम, नेचुरली अल्कोहल बस 13% रह सकता है। मैक्सिमम कितना रहेगा, 13%, क्योंकि इसके बाद फिर ईस्ट पे खुद मर जाएगा, फर्दर वो इथेनॉल नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो फर्दर इथेनॉल बनाने के लिए उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन। ठीक है,
क्लास 12 में इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए। बेवरेजेस में एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब अल्कोहल में एग्जाम्पल दिया हुआ है नॉन डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन। बहुत सारे चैप्टर्स आपके बेटा ऐसे करके मर्ज कर सकते हैं, नॉन डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन। नॉन डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल्स हो जाता है आपका बियर, हो जाता है वाइन, ठीक है। हाँ अल्कोहल होता है, लेकिन अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम बेटा, अल्कोहल बहुत कम। नॉन डिस्टिलेशन है, नॉन डिस्टिलेशन अल्कोहल है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। बियर, बियर किस चीज से बन रहा है? बियर हमारा ग्रेन से बन रहा है, मतलब अल्कोहल इज इथेनॉल। ये बियर में भी है, वाइन में भी है, वोडका में भी है, विस्की में भी है, रम में भी है, ब्रांडी में भी है। हाँ बियर में इथेनॉल कम है। वाइन किससे बन रहा है? ये फ्रूट जूस से बन रहा है। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आपका इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन कम है क्योंकि ये नॉन डिस्टिलेशन से। अच्छा जो कुछ लोग हैं तो जिससे ये भी बर्दाश्त नहीं होता, ये 13% बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। बहुत लोग जो बहुत नशा करते हैं, आप लोग सुने होंगे कोविड के टाइम में जब सैनिटाइजर मिला था तो लोग सैनिटाइजर पीना शुरू कर दिए थे क्योंकि उसमें भी इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन है। हाँ कुछ तो नशा चढ़ता होगा, पता नहीं जिनको चढ़ता होगा वो जाने, कुछ तो होता है बेटा, ये सब भी नहीं उतना पीना चाहिए। वो ये लोग दूसरी जगह चलेंगे, छोड़। डिस्टिलेशन का प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है कि ये जो 13% इथेनॉल बना ना, 13% इथेनॉल नेचुरली बना, अब इसको इवेपोरेट किया जाता है। इवेपोरेट किया जाता है, इथेनॉल तो तुरंत इजीली इवेपोरेट कर जाएगा और उसको फिर कंडेंस कर लेंगे और फिर उस तरीके से हम लोग नेचुरल अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड कर देते हैं। और डिस्टिलेशन में भी एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, वोडका, सब आपके बेटा अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, विस्की, रम, ब्रांडी, ठीक है। ये 12th में बेटा आप लोग पढ़ोगे, याद करना होगा ये सारा नाम, 12th में नाम याद करना होगा। इनफैक्ट नीट में क्वेश्चन दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डिस्टिलेशन, और ये सब एग्जांपल्स दिया है, याद करोगे उससे। तो डिस्टिलेशन से क्या बना? वोडका बना, विस्की बना, रम बना, ब्रांडी बना, ठीक है। ये सब में अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन 50 to 60% में चला जाता है, लेकिन नेचुरली कितना रहता है? 13%। अब ये जो दो तरीके का क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट पूछा हुआ है आप लोग से, बस आंसर नहीं दिया है। मैं बताती हूँ कहाँ पर। यहाँ फर्मेंटेशन में देखो, यहाँ पे ना बोल्ड लाइन से लिखा हुआ है ये 3 लाइन, ये 3 लाइन पढ़ो और इसके बाद का 3 लाइन पढ़ो। बोल्ड लाइन से 3 लाइन, फर्मेंटेशन में बोल्ड से 3 लाइन दिया हुआ है वो पढ़ो और उसके बाद का 3 लाइन पढ़ो। समझ में आया बेटा? आया समझ में? आप लोग पढ़े? हाँ तो इथेनॉल ही, वही अल्कोहल, ये नेचुरल अल्कोहल हमारा इथेनॉल ही है, इसी का हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर देते हैं डिस्टिलेशन करके। कुछ भी हो सकता है। एक आप लोगों का दवाई है, वही जो मैं बताई थी ना, कोडीन, कोडीन वो आपका क्या है? आप पढ़े हो? मॉर्फिन और कोडीन अल्कलॉइड्स है, अल्कलॉइड्स है। कोडीन आपका पाया जाता है इसमें कफ सिरप्स में, बहुत सारे कफ सिरप में। तो लोग क्या करते हैं, कफ सिरप पीने के आपको बहुत प्रिस्क्रिप्शन का जरूरत नहीं पड़ता। और भी बहुत सारे जो माइग्रेन वगैरह के मेडिसिन होते हैं उसमें भी थोड़ा नशा का होता है, तो वो सब के लिए प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए डॉक्टर का। आपको मतलब आपको छोटे बच्चे लोग को दवाई नहीं मिलता है, सब दवाई छोटे बच्चों को नहीं मिल जाएगा, लेकिन कफ सिरप के लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन चाहिए? नहीं चाहिए। लोग जा रहे कफ सिरप खरीद रहे, वहीं पे पी रहे, वहीं पे बॉटल फेंक रहे, क्यों? क्योंकि उसमें नशा का सामान है, कोडीन, कोडीन में थोड़ा नशा आता है, तो लोग कुछ भी कर रहे। इसके बाद ये सबसे भी ना बेटा थोड़ा नशा आता है, ये सबसे भी थोड़ा नशा आता है, ठीक है। तो बहुत एक ऐसी सुनी थी न्यूज में कि एक लेडी ना, वो फार्मर थी, बहुत नॉलेज नहीं था उसको ये सब का, लेकिन वो क्या करी, किसमें से कोई चीज, ठीक है, अल्कोहलिक कुछ था, बस 1 चम्मच अपने बच्चे को पिला देती थी हमेशा, ताकि वो सो जाए और वो अपना शांति से काम कर सके फार्म में, ठीक है। और ये गलत नहीं है, ठीक है। अब उसको यही एक तरीका आ रहा था। हाँ अभी भी क्योंकि ये मैं कहीं न्यूज में ही सुनी हूँ, कि वो क्या करे कि वो रोज अपने बच्चे को 1 चम्मच पिला देती थी अल्कोहल, या फिर इसमें से कुछ था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या पिलाती थी, चलो मान लो विस्की पिलाती थी, 1 चम्मच विस्की पिला दी वो,
और इसके बाद वो शांति से सो गया, ये अपना आराम से फार्म में काम कर रही। नहीं तो हुआ उस दिन ये था कि उसकी एक बड़ी बेटी थी, तो बड़ी बेटी को वो बोलती थी ना कि उसको पिला देना ताकि वो सो जाए, और ये भी पिला दी, और बच्चे का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के कारण डेथ हो गया। वो अपने बच्चे को लेकर गई थी हॉस्पिटल, और वहां पे पता चला कि वो भी पिला दी बोर्ड का, और उसकी बड़ी बेटी भी पिला दी थी, तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में हो गया। और वो बहुत छोटा बच्चा था जो सिर्फ रो रहा था, और उसको बस शांत कराने के लिए हमेशा के लिए शांत हो गया। तो ये केस था। हाँ इसीलिए बायो पढ़ना चाहिए। ये सब चैप्टर्स तो 12th तक बायो सबको आना चाहिए बेटा, 12th तक बायो सबको आना चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ तक। अच्छा एक टॉपिक रह गया ना यहाँ पे, ये सब समझ में आ गया। डिस्टिलेशन, नॉन डिस्टिलेशन, नेचुरली कितना अल्कोहल प्रेजेंट होता है? 13%। उसके बाद अगर कॉन्सेंट्रेशन करना हो तो क्या यूज करते हैं? नहीं, डिस्टिलेशन। प्रोसेस का नाम क्या है? डिस्टिलेशन। उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना इथेनॉल का, तो डिस्टिलेशन का प्रोसेस। अब आते हैं हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। पायरुवेट हमारा बन चुका है, ठीक है। पायरुवेट एक एंजाइम है, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, और इससे हमारा बन जाता है सिंपली लैक्टिक एसिड। CO2 इवॉल्व नहीं करता है, याद रखोगे, CO2 इवॉल्व नहीं किया। CO2 कहाँ इवॉल्व किया? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। CO2 इवॉल्व करेगा क्रेब्स साइकिल में, लेकिन CO2 इवॉल्व ग्लाइकोलाइसिस में नहीं करेगा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 इवॉल्व नहीं करेगा, ठीक है। दो तीन चीज और जो याद रखने वाला है इसमें, कि ये हमारा क्या है? एक एंजाइम है, ठीक है। तो कुछ एंजाइम को कोएंजाइम्स चाहिए, कुछ एंजाइम से कुछ मेटल आयन चाहिए, बस वो याद रखना है। इसका जो कोएंजाइम है वो FMN है, FMN है, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और मेटल आयन जो चाहिए वो है जिंक, Zn2+, ठीक है। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, ये भी हमारा क्या है? एक एंजाइम है। इसको भी कुछ कोएंजाइम चाहिए और कुछ मेटल आयन चाहिए। इसको जो कोएंजाइम चाहिए वो है हमारा TPP, ठीक है, थायमीन पायरोफॉस्फेट। क्या है? थायमीन पायरोफॉस्फेट। और मेटल आयन चाहिए जो कि क्या है? Mg2+, मैग्नीशियम, ठीक है। पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज का कोएंजाइम TPP और मेटल आयन Mg2+। लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज का कोएंजाइम FMN और मेटल आयन जिंक, हाँ ठीक है, जिंक आयन। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ सॉरी, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है बेटा, यहाँ पर भी हो गई। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम में यहाँ भी आपका NADH यूज होके क्या बनेगा? NAD+, ठीक है, समझ में आया? DPP डिस्कस कर लेते हैं। वो समझने वाला कुछ नहीं। मेटासेंट्रिक में बीच में होता है, सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा ऊपर होता है, एक्रोसेंट्रिक में और थोड़ा ऊपर एकदम, और टीलोसेंट्रिक में एकदम टिप पर। चलो ठीक है, DPP1 सेल साइकिल एंड डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट मतलब ग्रो करता है, इंक्रीज करता है अपने साइज में। कब? जीवन में। DNA रेप्लिकेशन कब होता है? एज फेज में। प्रोटीन कब बनता है? जीवन में बनता है और G2 में बनता है, ठीक है। तो वैसे हम लोग देखेंगे कहाँ पे ज्यादा करेक्ट मैच कर रहा है, क्योंकि सेल्स हमारा प्रोलिफरेट कर रहा है सिर्फ जीवन में, ठीक है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन स्टेज विथ मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स, G0 फेज। तो इसमें से कौन सा आंसर हो गया? A का हो गया, D सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। बता दो। सबसे पहले G1 होगा, फिर सिंथेसिस, फिर G2 कैरियोकाइनेसिस, फिर
साइटोकाइनेसिस। अब बताओ ऑप्शन, ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज, वेरी गुड, बी। और फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन? हाँ, प्रोफेज में स्टार्ट होता है। और अटैचमेंट कब होता है? मेटाफेज में। फिर क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वेश्चन सेल स्टेज ऑफ सेल साइकिल? जी नॉट। फिफ्थ, doubling of the number of chromosome can be achieved by disrupting mitotic cell division soon after metaphase। ये खुद से कर रहे हो? आप ही बोले ना आंसर, आप भैया से पूछो। तुक्का लगाए थे मेटाफेज में, ठीक है। अगर हमें क्रोमोसोम नंबर डिसरप्ट करना होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे? मेटाफेज में, क्योंकि मेटाफेज में क्या है, सब एक लाइन पर है ना। और मेटाफेज के बाद एनाफेज पे ये अलग अलग पोल्स पे जाने लगता है। एनाफेज में क्या होने लगता है? अलग अलग पोल्स पे जाने लगता है। मान लो कि हम लोग यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिए, कहीं पे स्पिंडल फाइबर डिसरप्ट कर दिए, तो ये सब एक तरफ चला गया, ये सब एक तरफ चला गया। एक क्रोमोसोम है जिसके पास सारा ही कुछ, और एक क्रोमोसोम जिसके पास कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अगर ये किसी नॉर्मल सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा, तो वहां पे फिर क्या हो जाएगा? डबलिंग हो जाएगा, डबलिंग हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, फिर से समझा देती, ये मैं आप लोग एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 होते हैं, ठीक है। हम लोग ना सिर्फ 3 क्रोमोसोम लास्ट का लेते हैं, ठीक है। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 3 क्रोमोसोम हम लोग। ये हमारा कौन सा स्टेज है? मेटाफेज है। मेटाफेज के बाद कौन सा स्टेज आएगा? एनाफेज आएगा। तो एनाफेज में क्या हो रहा है? ये काम हुआ, ठीक है। इस तरफ कितना बच गया? 2 क्रोमोसोम बचा, इस तरफ 3 क्रोमोसोम बचा, ठीक है। 2 क्रोमोसोम बचा, मान लो कितना क्रोमोसोम होता है टोटल? 23 होता है। मान लो इधर 22 बचा और इधर 23 रह गया, इधर 22 बचा और इधर 23 रह गया, नहीं सॉरी 23 24 हो जाएगा। इधर हो गया 22, इधर क्या कितना क्रोमोसोम हो गया? 24 क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। अब इससे नॉर्मली एक 23 क्रोमोसोम आके फर्टिलाइज करा, इसके साथ भी नॉर्मली एक 23 क्रोमोसोम आके फर्टिलाइज करा। ये कितना क्रोमोसोम रह गया? 45 क्रोमोसोम। और ये कितना क्रोमोसोम हो गया? 47 क्रोमोसोम हो गया। तो ये जो डिसरप्शन हो गया, ये कब होगा? एनाफेज के टाइम में होगा, मतलब। और अगर हम लोग इंटेंशनली डिसरप्ट करना चाहेंगे तो कहाँ करेंगे? यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमारा मूव ही नहीं किया दूसरी तरफ, तो डिसरप्शन अगर हम लोग केमिकल डाल के करेंगे, किस स्टेज में करेंगे? मेटाफेज में, क्योंकि यहाँ तो वो अपना नॉर्मली चला गया। मैं एक चीज समझा रही हूँ, रुको। ये ना नेचुरली हुआ है, ठीक है। ये ह्यूमन में एक एग्जाम्पल दिए, नेचुरली हुआ। ये जो 47 क्रोमोसोम है ना, एक दिन को बोलते हैं ना किन्नर, उनके पास ये होता है 47 क्रोमोसोम्स। 47 क्रोमोसोम्स, उनके पास क्या होता है? डबल XY क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। और ये जो 45 है, इसको एक्सो टाइप कहते हैं। ये हमारे टर्नर सिंड्रोम है। कैसे होता है वही मैं बताई। ये एबनॉर्मलिटी आप पढ़ोगे 12th में, ये 12th में ये पढ़ना है ये टॉपिक। इसको कहते हैं क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम। इस टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। और ये हमारा टर्नर सिंड्रोम। इसमें एक्सोटाइप है, ये हमारी जेनेटिकली फीमेल होती है, लेकिन ये भी स्टेराइल है। स्टेराइल, स्टेराइल मतलब जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, ठीक है। और इसके पास देखो, इसके पास डबल X भी है और XY भी है, मतलब इसके पास मेल के कैरेक्टर्स भी और फीमेल के कैरेक्टर्स भी है। नहीं, फर्क पड़ता है, स्टेराइल है, इसके पास डबल X नहीं है, स्टेराइल है। इसका ग्रोथ भी स्टंटेड है, ग्रोथ स्टंटेड है, एबनॉर्मल ग्रोथ है इसका। पढ़ोगे 12 में पढ़ोगे, इसके इन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग। और ये क्या है? इसमें मेल के कैरेक्टर का भी डेवलपमेंट है, फीमेल कैरेक्टर्स का भी डेवलपमेंट है। इसमें फीमेल कैरेक्टर्स ही है, लेकिन वो भी रूडिमेंट्री, मतलब इसमें ओवरी बना तो अच्छे से नहीं बना ओवरी, हाइट 5 फीट से भी कम रह गया, ठीक है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन मेल का कोई कैरेक्टर नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या है? मेल का कैरेक्टर भी आएगा और फीमेल का कैरेक्टर भी आएगा, ठीक है। यही क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम, समझ में आ गया? तो प्लांट्स में हम लोग क्या करते हैं? प्लांट्स में ना हम लोग जानबूझ के चाहते हैं कि हमारे ऐसे डिप्लॉयड होता है ना,
डिप्लॉयड होता है जनरली प्लांट्स। हम लोग प्लांट्स को क्या करते हैं, ट्रिप्लॉयड करते हैं, हम लोग टेट्राप्लॉयड बनाते हैं, हम लोग हेक्साप्लॉयड बनाते हैं, ये सब हम लोग बनाते हैं। इससे क्या होता है ना, इससे थोड़ा ग्रोथ ज्यादा होता है प्लांट का, प्रोडक्शन जो होता है ना वो ज्यादा होता है। प्लांट में हम लोग ये काम करते हैं, प्लांट में हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रिप्लॉयड बना रहे हैं, टेट्राप्लॉयड बना रहे हैं, हेक्साप्लॉयड बना रहे हैं। तो अगर हम लोगों को केमिकल डाल के वो काम करना है तो कहाँ पे करेंगे, इस मेटाफेज में करेंगे। इस मेटाफेज में करेंगे मतलब हम लोग ऐसा कोई केमिकल डालेंगे जो इस स्पिंडल फाइबर को नहीं बनने दे, ठीक है। हम लोग इस स्टेज में नहीं तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर एक बार ये मूव कर गया ना, ठीक है, एक बार वो अपने जगह पे मूव कर गया तो फिर आप इसको नहीं तंग कर सकते हो। ये रास्ते में ये मूव करने वाला है, ठीक है, ये रास्ता में ये मूव करने वाला है, तो हम लोग उसी टाइम क्या किए, इसका मान लो ये गाड़ी है उसका, गाड़ी उसका गायब कर दी तो वो घर नहीं पहुंच पाई, ये पोल से समझ लो इसका घर था। और हम लोग इस स्टेज पे क्या है कि ये स्कूल में है और ये इसका घर है, इसको हम लोग को घर नहीं पहुंच दे रहे हैं, तो क्या किया, गाड़ी गायब कर दी। और एक बार ये घर पहुंच गया तो उसका गाड़ी गायब करके क्या कर लोगे, एक बार वो अपने पोल्स तक पहुंच गया अच्छे से तो हम लोग उस टाइम गाड़ी गायब नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम लोग गाड़ी गायब कर सकते हैं। मतलब इस स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोकेंगे, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को हम लोग क्या करेंगे, रोकेंगे। तब एक तरफ कुछ भी नहीं गया और एक तरफ सब कुछ चला गया, ठीक है। मान लो इधर सब कुछ चला गया, इधर 2n और इधर कुछ भी नहीं किया, इधर 0 हो गया। अब इस 2n में अगर हमारा n फर्टिलाइज किया तो 3n हो जाएगा, इस 2n में अगर 2n फर्टिलाइज किया तो 4n हो जाएगा। बस ये काम हम लोग करते हैं, समझ में आया। ये गाड़ी वाला एग्जाम्पल समझ में आया, पता नहीं। और ये जो मैं बताई ना ह्यूमंस भी वाला एग्जाम्पल, ये ना नेचुरली हो जाता है, ये जेनेटिक डिफॉल्ट हो जाता है, ठीक है, ये नेचुरली हो जाता है। ये कब होता है ना, ये मैं आप लोग को बताई चेक पॉइंट, 2 चेक पॉइंट बताई थी, एक G1 और G2 और N के बीच में, और एक G1 और S के बीच में। एक था G1 S के बीच में, एक होता है G2 N के बीच में, एक तीसरा चेक पॉइंट भी होता है जो होता है मेटाफेज और एनाफेज के बीच में। एक तीसरा चेक पॉइंट होता है जो कहाँ होता है, मेटाफेज एनाफेज के बीच में। ये चेक पॉइंट चेक करता है ना कि सारा का सारा स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच कर गया। अगर अटैच नहीं करेगा प्रॉपर, मतलब प्रॉपर वो मूव नहीं कर पाएगा, और मूव नहीं कर पाएगा वहां एबनॉर्मेलिटी आ जाएगा क्रोमोसोम का। समझ में आ गया। तीसरा चेक पॉइंट होता है मेटाफेज और एनाफेज के बीच में, ठीक है। तो अगर आप लोग को अगर क्रोमोसोम नंबर डबल करना है तो कौन से स्टेज को डिस्टर्ब करोगे, मेटाफेज को। बहुत ज्यादा ही समझाने का, ये 12th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम पढ़ना है, टर्नर सिंड्रोम पढ़ना है, एक और है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है ना कि जो 21st क्रोमोसोम है, जो 21st क्रोमोसोम है ना, ये 3 हो जाता है, ये डाउन सिंड्रोम है। 12th में जाना, 12th में पढ़ना है, 12th में जब यही सब पढ़ना है तो उस टाइम नहीं पढ़ोगे, 12th में मैं पूछूंगी, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट 1, ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। गलत है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, भले ही वो रेस्ट फेज पे, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव है। दूसरा स्टेटमेंट, द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग S फेज ऑफ इंटरफेज। सही है। सेंट्रोसोम क्या है हमारा, जिसमें सेंट्रियोल है, वो भी हमारा S फेज में उसका डुप्लीकेशन हो रहा है, इसका मतलब है इसका आंसर C है। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू G1 फेज। क्या होगा इसमें, डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। हाँ, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, इसका हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 8, ये बता दो जल्दी से। 8 का हो गया B। इतना भी फास्ट नहीं बताना था। 9 का, among eukaryotes replication of DNA takes place in S phase। फिर 10, with respect to metaphase which of the following statements is incorrect। 2 सिस्टर क्रोमैटिड होता है, यहाँ पे 4 सिस्टर क्रोमैटिड लिखा हुआ है।
D. 11. Select the incorrect statements with reference to mitosis. हाँ, काइनेटोकोर से अटैच होता है, सेंट्रोमेयर से अटैच नहीं होता है. स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमेयर से नहीं अटैच होता है, किससे अटैच होता है? काइनेटोकोर से. क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर ए है. बेटा मेटासेंट्रिक मतलब बिल्कुल सेंटर पे, सब मेटासेंट्रिक थोड़ा ऊपर, एक्रोसेंट्रिक देखो ये हो गया क्या? अच्छा ऐसे क्रोमोसोम नहीं बनाएंगे, ये हो गया मेटासेंट्रिक. ये यहां पर हो गया तो सब मेटासेंट्रिक मतलब सेंटर से थोड़ा ऊपर. ये एकदम टिप पर चला गया तो एक्रोसेंट्रिक, और ये टिप ही पर है तो नहीं, टीलोसेंट्रिक. हाँ टीलोसेंट्रिक. मेटासेंट्रिक बीच में, सब मेटासेंट्रिक सेंटर से थोड़ा ऊपर, एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक मतलब थोड़ा नीचे, टिप से थोड़ा नीचे, और टीलोसेंट्रिक मतलब बिल्कुल ही टिप पर. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 का? ए. 13, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एच फेज. ये हो चुका है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14, some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quotient stage. This process occurs at the end of M phase के एंड में. जीवन, बेटा जीवन के बाद. वो नीट एग्जाम ही पास नहीं कर पाया, फिर से तैयारी कर रहे. ये जाएगा ए, जीवन फेज. ठीक है, फिर सेल्स इन जी नॉट फेज क्या करता है? हाँ, एग्जिट करते हैं सेल साइकिल को. सी है ना. रिपीट नहीं किया, आप देख लो. हाँ सेम पूछा है, लेकिन देखो वो वाले क्वेश्चन में आपका एम फेज पूछा था, इसमें एम फेज नहीं पूछ के जी नॉट पूछ दिया. इसमें कौन सा है 16 का? डी. एक बार ये चैप्टर समझ जाओ, बहुत टफ चैप्टर नहीं है, फिर क्वेश्चंस बन जाएगा. 17 आप लोग बनाओ, अभी बना रहे हो? 18 का ए. सबसे पहले कंडेंसेशन हो रहा है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअसेंबली मतलब वो गायब हो रहा है, अरेंजमेंट और इक्वेटर मतलब मेटाफेज, फिर सेंट्रोमेयर का डिवीजन एनाफेज में, फिर सेग्रीगेट किया, दोनों पोल्स पे चला गया, और फिर लास्ट में टीलोफेज. देखो एक बार ऑप्शन ए देखो, एक बार ऑप्शन सी देखो, दोनों ही सही है. देखा जाए ना तो दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें से अब देखो कौन सा ज्यादा सही है. समझ में आया? क्वेश्चन सी भी अगर सिर्फ क्वेश्चन सी आया तो वो गलत नहीं है वो स्टेटमेंट. हाँ लेकिन उसने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका क्वेश्चन दिया ही बनी. ठीक है, तो अब आपका ए और सी दोनों सही है, तो अब देखोगे कौन सा ज्यादा सही है. तो ए 19, स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू काइनेटोकोर. When cell has stalled DNA replication, for which checkpoint does it predominantly activated? G2M phase. ठीक है, मेरा डीएनए रेप्लिकेशन के बाद होगा. एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, अब उसके बाद वो कहां पे चेक होगा? उसके बाद वाले में, जी नॉट एम फेज में. क्वेश्चन 21, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल amount of DNA in a cell remains 4C level if the initial amount denotes to 2C. इसमें क्या अमाउंट ऑफ डीएनए का बात किया गया? अमाउंट ऑफ डीएनए. ठीक है, G1 है, S है, G2 है, फिर M फेज. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए में ये आपका क्या है 2C है, ये आपका 2C से बन जाता है 4C. ठीक है, और इसमें आपका बन जाता है 4C बन जाता है. एम फेज में क्या होता है? एम फेज का जो एनाफेज होता है ना, ये वापस से 4C को कन्वर्ट कर देता है किसमें? 2C में. मतलब पूरा का पूरा माइटोसिस में आपका 4C नहीं रहेगा. माइटोसिस में आपका सिर्फ मेटाफेज तक कहां रहेगा? बेटा रुको, मैं ऐसे समझा रही हूं.
हाँ नहीं नहीं नहीं, वही वही बोल रही हो कि वो आंसर क्यों नहीं होगा। आप तुक्का लगा लेंगे, आपका तुक्का सही लगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। 2C से 4C कहां पर हुआ? एस फेज में। G2 में कितना रहा? 4C रहा। प्रोफेज में 4C, मेटाफेज में 4C, एनाफेज में 2C बन जाएगा, 2C का 2 बन जाएगा। फिर टीलोफेज में 2C का 2 बन जाएगा और ये वापस से एंटर कर जाएगा G1 पे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि G2 में है कि G2 और M दोनों में, तो G2 और M में से यही तक है। एनाफेज उसको चेंज कर दिया तो पूरा का पूरा M फेज में वो 4C नहीं रहा, तो इसीलिए इस तरीके से देखा जाए तो किस में रह गया 4C? सिर्फ और सिर्फ G2 में, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन रहेगा कि G2 और प्रोफेज, तो प्रोफेज भी होता है, G2 और मेटाफेज, तो मेटाफेज भी होगा। अलग हो रहा है एनाफेज में। पूरा M फेज पूछ दिया तो हम लोग सिर्फ G2 मार्क करेंगे, लेकिन अगर साथ में प्रोफेज पूछता तो आप लोग क्या मार्क करते? G2 और प्रोफेज दोनों। मेटाफेज पूछता तो G2 और मेटाफेज दोनों। सिर्फ इसके कारण नहीं, इसके कारण ये पूरा गलत हो गया। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा? सी, ओनली G2। क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, डायग्राम से आपको दिख रहा है कि सेंट्रोमेर आपका स्प्लिट कर रहा है और क्रोमैटिड सेपरेट हो रहा है। क्या आपको डायग्राम से दिख रहा है कि आपका देखो सेंट्रोमेर स्प्लिट मेटाफेज में नहीं करता है। मेटाफेज का मतलब है कि सिर्फ एक लाइन पर आ जाओ बस। सेंट्रोमेर स्प्लिट नहीं करेगा। सेंट्रोमेर स्प्लिट करना और क्रोमैटिड सेपरेट हो रहा है वो एनाफेज। हाँ, ये गलत है, ये गलत है। देखो स्पिंडल फाइबर अटैच किया काइनेटोकोर से, वो स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेंट्रोमेर स्प्लिट किया वो गलत है, वो एनाफेज में होगा, वो मेटाफेज में नहीं हो रहा है। मेटाफेज डैश देके पूछे। ऑप्शन बी देखो, मेटाफेज, क्रोमोसोम्स मूव टू स्पिंडल इक्वेटर। स्पिंडल इक्वेटर वही है, मेरे ही बजा। ये क्वेश्चन लास्ट करा देते हैं, चलो। बी क्या है? मेटाफेज, क्रोमोसोम्स मूव टू स्पिंडल इक्वेटर। फिर क्या है? क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड। थर्ड वाला देखो, एनाफेज से दिख ही नहीं रहा, ये दिख रहा है हमें सिर्फ मेटाफेज। फिगर देखो, फिगर किसका दिख रहा है? मेटाफेज का। वो जो फिगर है वो सिर्फ मेटाफेज का। मेटाफेज में हमारा 2 चीज दिया हुआ है, एक जिसमें सेंट्रोमेर स्प्लिट कर रहा है और क्रोमैटिड सेपरेट कर रहा है, तो वो नहीं है। दूसरा वाला देखो, क्रोमोसोम्स मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, इक्वेटर पे मूव कर गया और क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड। तो इसका क्या हो जाएगा? 22 का बी हो जाएगा। नहीं तो कहने देते हैं।